खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरम बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, मज़ीद कौन कौन से सियासतदान गिरफ्तार होंगे और साथियों की जो मुबैना लिस्टें गर्दिश कर रही हैं, कौन कौन नेट में आएगा, इस पर बात करेंगे। क्या PDM की हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है? क्या मामला था? पेशावर सानिया को गलत रंग कौन दे रहा है और इसमें क्यों हमें ये कौन फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं बीच में जो ये इसको मज़ीद कम्प्लिकेट करना चाहते हैं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IMF के मुतालबे पर तमाम सरकारी अफसरान के असासे भी पब्लिक होंगे। इससे पहले भी हम ये खबर दे चुके हैं, मगर सबसे ख़तरनाक खबर तो ये है जो आखिर में हम बात करेंगे। एक 3 मई हफ्ते के कोई है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बड़ी साहब, अल्लाह करे हमारी डील हो जाए और पैसे आ जाएँ कहीं से। बहरहाल बड़ी साहब, ये जो पकड़ दकड़ का मामला है, शेख रशीद साहब का हुआ, इमरान साहब का जो हुआ मामला, तो ये कहाँ को लेके जाना चाहते हैं? एक इंतहाई पॉपुलर पार्टी जो है वो इस तरह के काम क्यों करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा जो हमारी इतलात हैं, जो गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं, ता वक्त के इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते, उन्हें मार नहीं जाता मुबैना तौर पर, ख़ुद इमरान खान साहब का कहना है। और जो भी हुकूमत की बेकायदगियाँ और आइन से मावरा कोई हरकत की पिन पॉइंट करेगा, उस आवाज़ को दबाने नहीं काटने का हुक्म इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुबैना तौर पर जारी कर दिया है। लाहौर में एक छोटू गैंग और एक मोटू गैंग पुलिस वाला, और पसे पड़ता कौन है मुझे नहीं पता। इसके लिए इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया गया। कैसा मैं सिर्फ गुजारिश करने लगूँ, 5-7 सहाफ़ी हैं जिन्हें अल्लाह रहम करे अरशद शरीफ की तरह मारा जाने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। 5 से 7 सहाफ़ी हैं। हुकूमत का मुबैना तौर पर ख्याल है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होता, जैसे हमारा छोटा भाई इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ, कल जब हम ज़ुमान पार्क से निकले तो इमरान रियाज मिला। मैंने कहा जी मेरी इतला है लाहौर का छोटू गैंग और मोटू गैंग, वो इन्होंने पुरकशिश ओहदा लेने के लिए ना आजकल चमचे बने हुए हैं कुछ बड़े लोगों के, आपको भी गिरफ्तार करें। तो उसने मुझे हंस के कहता, अरे भाई आपको भी? मैं क्या, हाँ मुझे मेरे इल्म में है। तो अब इनका ख्याल है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, जिनमें डॉक्टर मोहित पीरजादा। अब आप हैरत होगी, दो तो इस मुल्क में है ही नहीं। सर, उनकी जो अपनी हिकमत अमली है, जो उनका ख्याल है कि उनकी स्याकारियों की निशानदेही कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त काजी सईद, समी इब्राहिम, काशफ अब्बासी, जो समझ रहे हैं कि उनका नाम नहीं है। इमरान रियाज तो आ गया, साबर शाकर भी इत्तेफाक से मुल्क में नहीं है, और 2-3 और नाम है। पहले हारून रशीद साहब का भी नाम डिस्कस किया गया एक महफिल में, जो हमारे सीनियर मोस्ट बिल्कुल बुजुर्गों की तरह, खावर कुमन। अब इनका ख्याल है कि इमरान खान को अगर मारा जाता है, यहाँ मरवाया जाता है, यहाँ हो जाता है, यहाँ गिरफ्तार हो जाता है, तो मुबैना तौर पर जहाँ जहाँ से आवाज़ आएगी तनकीद की, उन सब आवाज़ों को दबा दो या बंद कर दो हमेशा के लिए, या कम से कम इतना खौफजदा कर दो, इतना डरा दो कि वो बोल ना सके और हुकूमत की लाकानूनियत की निशानदेही ना कर सके। कैसे मैं आपसे एक सवाल करूँगा? साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इत्तेसार असद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप जल्दी से सवाल कर लें और फिर ये बता दें, अगर कोई टारगेट किलर है, कोई पैसे देकर किसी को बंदा मरवाता है, इत्तेसार साहब से हम रहनुमाई लेंगे, और वो पैसे लेता है किसी के कहने पे, कोई उजड़ती काता आता है, और ये जो सरकारी कुछ अफसर हैं, मोटू और छोटू गैंग, अगर ये अपनी मनपसंद ओहदे लेने के लिए लोगों पे झूठे पर्चे देते हैं, उनके घरों में हरासा करते हैं, गाड़ियाँ रोक के उन पे फायर करवाते हैं, क्या ये कानून की गिरफ्त में नहीं आते? ज़रा नहीं, ये अबाव दी लॉ होते हैं, लेकिन ये बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता भट्टी साहब, क्योंकि ये है कि एतजाज़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मगर इस सवाल का जवाब हमें निजी तौर पर मैं आपको ज़ाती तौर पर। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ हसन साहब। एक तो आप देख रहे हैं कि एक फ़िज़ा है खौफ की, और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इससे पहले फवाद चौधरी साहब का मामला देख चुके हैं, फिर जो आज शेख रशीद साहब का मामला था, फिर उसके बाद। तो हाउ डू यू लुक एट इट? यू हैव सीन दी वर्स्ट ऑफ द डेज, जब खौफनाक मार्शल लॉ थे, बाकायदा मार्शल लॉ थे। वो 10 पार्ट मार्शल लॉ नहीं था परवेज़ मुशर्रफ वाला, वो था चौकों पर। तो हाउ डिफरेंट वी आर फ्रॉम दैट पीरियड राइट नाउ। एतजाज़ साहब, आप तो तारीख को के गवाह रहे हैं जी। काजी साहब, मैं तो ज्यादा इस वक्त परेशान हो गया हूँ। आज दोपहर
को मुझे किसी ने दिखाया, तस्नीम हैदर, वो जो लंदन वाला, जिसने पहले एक बयान दिया था और टीवी पे चलता रहा था, और मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे, और उसकी कोई तरदीद नहीं आई, उस पर कोई दावा नहीं किया मियाँ साहब ने उसके खिलाफ। वो एक शख्स है जो कि लंदन में ही है, वहाँ दावा हद तक इज्जत का तो बड़ी आसानी से हो सकता है। और उसने तो आज तो नाम मरियम बीबी का भी ले दिया कि वो चाहती, उन्होंने मतलब मंसूबे में उसके अरशद शरीफ के कत्ल के मंसूबे में, मुझे तो यकीन नहीं आता बिल्कुल हरगिज़, पर वो इनको भी कुछ करना चाहिए ताकि जो यकीन ना करते हो ऐसी बातों पे, ऐसी हर्जा सराई पे, वो उनको भी कुछ दलील मिले, ये दावा हर जाने का करें। लंदन में उन्होंने बहुत दावे किए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने, उसने तो आज तो अरशद कहता हूँ, तस्नीम हैदर ने जो ये उसकी निकली है टेप, उसमें तो बहुत ही डायरेक्टली उसने कबल कत्ल और बाद कत्ल के का माहौल इनके घर में जो बताया है, वो यकीन नहीं आता, उसमें यकीन करना भी नामुमकिन है। और पर वो साहब जो भी है तस्लीम हैदर, वो इनका वो क्लेम तो करता है कि मुस्लिम लीग का बड़ा ओहदेदार है लंदन में, पर वो बरमला बात करता है और कि मंसूबा साजी यहाँ हुई, मतलब वो अपार्टमेंट्स में हुई, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। अच्छा एतजाज साहब, जरा आपसे रहनुमाई चाहूँगा, बड़ा आजकल थोड़ा सा गंभीर सी सूरत हाल है। आप पाकिस्तान के आईनी माहिर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक पॉलिटिशियन भी हैं ज़ीरक। देखिए, अगर कोई सियासत कोई आदमी जराइम पेशा आदमी को हायर करता है और कहता है इसको बंदे को कत्ल कर दो, मार दो, गोली मार दो, अगवा करके ले जाओ, लेकिन जो सरकारी अफसर मनपसंद ओहदा लेने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं सियासतदानों पर या सहाफ़ियों पर, या उन्हें कत्ल कराने की धमकियां देते हैं या कोशिश करते हैं, क्या कानून में हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है हम जाकर दरवाज़ा खटखटाएं कि जनाब फलां अफसर से हमें अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, वो हमें मरवाना चाहता है या झूठे केसों में मुलवस करवाना चाहता है? जी बिल्कुल है, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं SHO को, स्टेशन हाउस अफसर को भी और IG को भी। हर IG जो है, हर DIG जो है, हर SP जो है, वो अपने मातहत जितने उसके थाने हैं, उन सब में वो SHO है, SHO की पावर्स हैं उसमें, स्टेशन हाउस ऑफिसर की। ये सेक्शन गालिबन 551 है पुलिस एक्ट का या पुलिस रूल्स में, तो वो आप शिकायत कर सकते हैं और उनको लेना चाहिए। ये जो पुलिस हेड टाइप अफसर हो जिले का या सूबे का, ये प्लानिंग तो इतलात है मुबैना तौर पर वहां हो रही हैं, तो इसके लिए क्या अदालतों में भी हमें कोई रिलीफ मिल सकता है? अदारे तो बाद बादियुल नजर में बाइस्ड बन चुके हैं। अदालत में भी मिल सकता है जी, जान के इंसानी जान का अगर खतरा हो, कि किसी को अपनी जान का खतरा हो और बाकायदा हो, तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ज्यादा अहम किसी ओहदे पर फाइल हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी उसका केस मेरा ख्याल है एंटरटेन कर लेगी, जरूर करेगी। अच्छा एतजाज साहब, ये शेख रशीद साहब की जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पे उन्हें अरेस्ट किया गया है, आपकी नज़र से गुजरे होंगे, वो कितने संगीन थे और कितनी ज़रूरी थी उनकी गिरफ्तारी? उस पे गिरफ्तारी ये लाल हवेली पे मुबैना तौर पे ना गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे कब्जे की, मैंने सुना है। उस पे जो इल्ज़ाम है वो ये लगा है। जी,
लेकिन क्या ये इसके लिए यू नीड टू हैव अ रेडिंग, यानी एक रेड करना चाहिए उस पर, या क्या मामला है, किस तरह से इसका, अगर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, वैसे तो वतन अजीज़ में सारी बिल्डिंग इंडस्ट्री नाजायज़ कब्ज़े की मेहरबानियों से खड़ी है, तो लेकिन वे इसके लिए ये इट इज़ ओवर डूइंग और नॉट? ओवर डूइंग इस हवाले से है कि अक्सर गलत जो बिल्डिंग्स बनी है, नस्ला टावर ही देख लें जिसको बुलवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर उनमें कोई ऐसे वारदात उनके मालिकों पे नहीं हुई की गई कि उनको छापे मार के और गिरफ्तार किया गया हो। ऐसी तो हमने कोई बात नहीं सुनी। और ये इम्तियाजी सलूक तो ज़रूर इसको कहा जा सकता है, पर क्या ये कानून और आइन के बाहर है? ये इसमें जो इवैक्वी लॉज और गिरफ्तारी की इजाज़त तो देते हैं, पर बेलेबल ऑफेंसेस है, यानी जमानत की भी की गारंटी भी देते हैं। अच्छा साहब, रहनुमाई फरमाएं कि दोनों गवर्नर जो असम्बली पंजाब और केपी के तहलील हो चुकी है, वो गवर्नर साहब फरमाते हैं हमें कोई जल्दी नहीं इलेक्शन कराने की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हम इलेक्शन 90 दिन में नहीं करा सकते, पीटीआई को बहुत जल्दी थी तो हम क्या करें। क्या 90 दिन से आगे मोहतरम गवर्नर साहब पंजाब और केपी के 6 माह या साल तक ले जा सकते हैं कानूनी तौर पे इसी निगरान सेटअप को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और निगरान सेटअप के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि खुद ख्वाजा आसिफ के अपने मुकदमे, ख्वाजा आसिफ उसमें पिटिशनर है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये निगरान हुकूमतें जो हैं ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना, एक तरह कुर्सी को खाली ना रखने की लिए हैं कि कुर्सी खाली ना हो। इनके पास कोई इख्तियार नहीं, इनके पास पोस्टिंग और ट्रांसफर का भी इख्तियार नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, पोस्टिंग और ट्रांसफर का भी इख्तियार नहीं। ये डे टू डे रनिंग ऑफ द स्टेट कुकी मारनी है कि फलां ने चाय के इतने चाय पी है, फलां मेहमान आया तो उसको हमने सैंडविचेस मंगवा के दिए हैं, बस इस किस्म के। इनके पास कोई इख्तियार नहीं। वो इख्तियारात ज्यादातर शिफ्ट हो जाते हैं इनटू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खुद इनिशिएट करने का इख्तियार नहीं है, पर उसके पास कोई शिकायत लेके जाए कि जी फलाना एसपी तरफदारी कर रहा है किसी एक पार्टी की या फरीक की, तो वो उसको तंबीह भी कर सकता है, उसका तबादला भी कर सकता है, जिसके लिए दस्तखत निगरान वज़ीर आला के ही होंगे, पर वो निगरान खुद नहीं कर सकेगा। खुद वो एक मिट्टी का बुत्ती है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जज। आप फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन आपने देखा होगा पंजाब में तो A to Z तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई हैं, डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर, आईजी, A to Z। तो क्या फिर वो लीगल है या इनलीगल है? पंजाब में तो एक जिला, एक तहसील नहीं बची जहां ट्रांसफर पोस्टिंग ना की गई हो निगरान हुकूमत ने, क्या वो फिर लीगल है? सर, एक है ख्वाजा आसिफ का केस, फिर उसके बाद एक नेमतुल्लाह खान का केस, फिर एक 2018 में तीसरा केस आया, जेन में से मेरे निकल रहा है उसका उन्वान, और उसमें भी बड़ा क्लियरली कहा गया है कि न ट्रांसफर न पोस्टिंग निगरान वजीर आला या हुकूमत नहीं कर सकती, कोई ट्रांसफर और पोस्टिंग भी नहीं कर सकती। और ये शुरू ख्वाजा आसिफ के अपने पिटीशन पे और अपनी इस्तदा पे ये शुरू हुआ था, इसने जो केस 2015 या 16 में रिपोर्ट हुआ है इन लॉ रिपोर्ट्स में, तो उनके मुताबिक तो वो खुद कहते हैं कि इनके कोई इख्तियार नहीं। और ये अब मिसाल के तौर पे आपने 90 दिन की बात की, 90 दिन के बाद पहली तो बात यह है कि आइन इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं देता कि 90 दिन से आप आगे लेके जा सकते हैं, बल्कि उसको टाइट किस तरह करता है, वो ये करता है कि आर्टिकल 91(2) जो कि काबीना की फॉर्मेशन से मुतल्लिक और पार्लियामेंट की फॉर्मेशन से मुतल्लिक है, इसलिए इलेक्शन वाले आर्टिकल्स के साथ नहीं है,
और लोग उसको पढ़ते ही नहीं, गौर ही नहीं करते। वो कहता है आर्टिकल 91(2) के पार्लियामेंट के मिलने के बाद, सॉरी, इलेक्शन होने के बाद जिस दिन वोट पड़ेंगे उसके 21वें दिन अगर हुकूमत या सदर या गवर्नर बुलाए या ना बुलाए, वो जो है असेंबली, पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली डिपेंडिंग ऑन, शैल मीट, वो खुद मिलेंगे और स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। ये उन पे फर्ज है। और 21वें दिन क्यों दिए? क्योंकि 21 दिन में इलेक्शन कमीशन ने सारे वोट गैदर सारे मुल्क से करने होते हैं, उनमें रिपोर्ट्स कुछ नाअहली की भी और ये वो बदनज़मी की भी आई होती हैं, वो देखनी होती हैं। और इस तरह उन्होंने 21 दिन दे दिए कि वो देख लें कि सारे मुल्क में जो इलेक्शन हुए वो ठीक ठाक शफाफ वगैरह हो गए। और उसके बाद 21वें दिन, उससे पहले भी, इफ नॉट अर्लियर लिखा है, इफ नॉट अर्लियर, यानी अगर प्रेसिडेंट चाहे या गवर्नर चाहे तो 17वें दिन भी बुला सकता है असेंबली को। लेकिन अगर वो 21 दिन नहीं बुलाता तो 21वें दिन असेंबली खुद जाके MNA मिलेंगे, विल गैदर टुगेदर, एंड फर्स्ट थिंग दे विल डू इज टू इलेक्ट द स्पीकर एंड देन द डेप्टी स्पीकर, और उसके बाद विदाउट एनी अदर बिजनेस इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर को। तो ये तो 21वें दिन तक सारी हुकूमत तैयार हो जाए। ये कौन सी हुकूमत है? जो लीगल हुकूमत है, जो इलेक्ट होके आई है। और इसकी जगह पे अगर वो कहे जो निगरान वजीर है, वो कहता नहीं जी मैं तो 30 दिन और बैठूंगा, तो वो तो बहरूपिया हो गया। अच्छा, एतजाज साहब, नहायत एहतराम से मैं आपकी मौजूदगी में हमेशा फ़ायदा उठाता हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट का दिया तबादले, मैंने कहा ऑलरेडी हो रहे हैं। अगर ये 3 माह के बाद भी केयर टेकर नहीं कराते और 4 माह हो जाते हैं तो इनके इख्तियारात आईनी होंगे, गैर आईनी होंगे? बज़ाहिर बादी नज़र में तो जो आप फरमा रहे हैं उससे बिल्कुल उल्ट हो रहा है, और सारी दुनिया देख रही है, रोजाना ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, और वो कह रहे हैं हम 3 माह में इलेक्शन भी नहीं कराएंगे। 3 माह बाद इस निगरान सेटअप का कानूनी स्टेटस क्या होगा? देखिए भट्टी साहब, मैंने पहले अर्ज किया है आपको, आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना ये फर्ज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और वो अब इसको ले लें अपने एक सिलसिले में, जरा 2 मिनट या 1 मिनट मुझे बात कर दीजिए तसलसल से। अब आप खुद सोचें कि अगर कोई, मैं जाके आज वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाऊं और वजीर आजम को निकाल दूं और या उसके लिए दरवाजे बंद कर दूं कि मैं वजीर आजम हूं, तो मेरे पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? आपको इल्म है? 6, आर्टिकल 6, क्योंकि ये तो बगावत है, ये तो हुक्मरानी खत्म करने की, लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्मरानी खत्म करने की है। ये तो वो इल्जाम है जो हम समझते हैं कि वो अयूब खान ने किया, या खान ने किया, ज़िया-उल-हक ने किया, मुशर्रफ ने किया, ये वो। और आर्टिकल 6 इसमें बड़ा क्लियर है। वो तो हर उस शख्स पे जो एक बिल्कुल बेकस, बेवकत केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बतौर एक बाइख्तियार वजीर आजम या वजीर आला बिठाना चाहता है, जो इलेक्टेड भी नहीं है, तो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 डेज प्लस 21 डेज, जो मैंने अभी आपको अर्ज किया, प्लस 21 डेज, 111 दिन के बाद वो उसको बैठाए रखना चाहता है, या टेक्नोक्रेट समझता ले आएगा तो टेक्नोक्रेट बिठा देगा। वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा और उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होना लाजिम है। हो सके या ना हो सके ये एक और मामला है, उसमें जाकर फिर चले जाएंगे, पर आइन और कानून यही कहता है। और इसमें मैं ये मतलब बड़ा क्लियरली आपसे अर्ज कर दूं कि इसमें कोई रियायत नहीं है। एक जगह ये बहस जहाँ पड़ी हुई है कि गवर्नर ने खत लिखना था या नहीं लिखना था, वो बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नर ने उस सूरत में
कि जिसमें वो डिसॉल्व नहीं करता असेंबली, बल्कि असेंबली डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के मशवरा देने के बाद 48 घंटे गुजर गए हैं, तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो उसमें गवर्नर ने तारीख नहीं देनी, उसमें तारीख देनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, क्योंकि सारे इलेक्शन को आईन और कानून के मुताबिक चलाने की पहली जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे है। और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो अपनी हंसी जानिबदारी दिखा रहा है। उसने एक पर्चा करा दिया एक बड़े लीडर पे, ये फाद चौधरी पे, फिर पर्चा करा के जो उसकी हजीमत कराई है वो पर्चा भी चूंकि उन्होंने कराया है। और ये भी आप देख लें कि आईन में लिखा हुआ है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है, जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो इलेक्शन के दायरे में जितने अफसर आते हैं, जितने सारे सूबाई अफसर, सारे ये जो पाकिस्तान फेडरेशन के अफसर हैं, जो उनकी ड्यूटीज पंजाब में लगी हुई हैं, डीसी या एसपी या एसएसपी, वो सब के सब shall be bound by the orders of the chief commissioner or the commission। तो वो सब अब मातहत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ही पर्चे करा दिए एक अच्छे वाले इंसान, शरीफ इंसान पे, और उसकी जो उस पे कपड़ा जिस तरह डाल रहे हैं, तो फेंक रहे हैं, उसको हथकड़ी जो लगाई है, हथकड़ी लगाने के दस्तूर पे भी मैं आपको अर्ज कर दूं, कानून खामोश नहीं है। कानून कहता है सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी, उसका सेक्शन 154 कहता है कि आप किस तरह गिरफ्तार करेंगे। एक पुलिस अफसर एक शख्स को किस तरह गिरफ्तार करेगा, वो इस तरह गिरफ्तार करेगा कि उसके हाथ कंधे पे लगाएगा या बाजू पे लगाएगा और हाथ पे थापड़ा मार के उसको कहेगा भाईजान आपको मैंने गिरफ्तार कर लिया, और भाईजान साथ चल पड़ेंगे। अगर वो नहीं चलते, भागते हैं, और फिर उसको आप हथकड़ी लगाएं या जितनी रिस्ट्रेंट, मिनिमम रिस्ट्रेंट हो। पर फाद चौधरी तो भागने वाला नहीं था। दूसरा, हमारा कोई बंदा मेरी निगाह में जो हमारे साथ हमारी पीपल्स पार्टी में कभी नहीं हुआ जो भागता हो और गिरफ्तारी को अवॉइड करता हो। तो ये उसको हथकड़ी लगा के एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देना, मुझे तो इस बात पे हैरत हुई है कि चीफ जस्टिस साहब ने क्यों नहीं इस मामले को फाद के मामले को उठाया, क्योंकि फाद एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एन ऑफिसर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो चीफ जस्टिस साहब को तलब करना चाहिए था, साहब अभी भी के तलब करना चाहिए सारे उन अफसरान को जिन्होंने उसकी अजीमत की, जिन्होंने उससे कानून के खिलाफ सलूक किया है। अच्छा एतजाज साहब, एक और बात जो रह जाएगी तशना और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, अभी गवर्नर KPK साहब भी जवाब पेश कर रहे थे इलेक्शन ना करवाने का। क्या गवर्नर का ऑफिस भी अबव द लॉ है या इट इज़ आल्सो बाउंड बाय सम लॉ? नहीं, अपनी ओपिनियन तो कोई दे सकता है, उसमें तो कोई ओपिनियन देने से तो कुछ नहीं फर्क पड़ जाता। लेकिन ये अगर इस पे एक्शन करें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी और इलेक्शन भी हो रहे थे, और ये कोई इलेक्शन का बहाना नहीं बनता। हाँ, ये ठीक है, ये दुरुस्त है कि जब बीबी शहीद 27 दिसंबर को बीबी को शहीद किया गया, तो 8 जनवरी एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद इलेक्शन थे, वोटिंग थी, और इतनी अफरा तफरी फैल गई थी, इतनी अफरा तफरी आगे लग रही थी, थानों पे अटैक हो रहे थे, थाने जलाए जा रहे थे। हम तो खुद बैठे देख के हैरान हो रहे थे। मैं उस वक्त हिरासत में था परवेज मुशर्रफ की वकुला की तहरीक की वजह से, पर हम देख के टीवी को, मतलब एक तो रोना बीबी का आता था, एक ये कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। तो उसमें इसको उस डेट को बढ़ा दिया गया भाई, सारी पार्टी के एक कंसेंसस के साथ 22 फरवरी के 17 फरवरी या 22 फरवरी तक वो आगे बढ़ा दिया गया। तो उसमें वो रुका भी, सारा सैलाब और अजाब
जब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, तो ये उनका बिल्कुल एक बड़ा पॉजिटिव पोजीशन थी, जिसने वो उनको राइट्स को कुछ कम किया और कुछ फर्क पड़ा। लेकिन ये इस वजह नहीं बन, बीबी शहीद के जैसे की शहादत पे कितना कुछ तो खून और दलदला आया लोगों के घरों में और घरों के बाहर और हर जगह, शहरों में और देहातों में। तो वो उस किस्म का अब तो हम नहीं चाहते कि कोई हो, खुदा ना खास्ता। मुझे किसी आप जैसे एंकर ने, आपके साथी ने पूछा कि ये अगर लॉ एंड ऑर्डर हो जाए आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा क्या आप चाहते हैं कि किसी ऐसी रात को जो कि बीबी के लेवल तक, मैं तो नहीं समझता है, पर उस तक पहुंचनी हो, वो रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में 4-6 आदमी हैं या खातून हजरात हैं, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज हो गए, मरियम हो गई, ये इमरान खान हो गया, आसिफ साहब हो गए, बिलावल साहब हुए, चेयरमैन बिलावल। ये इस किस्म के चंद लोग हैं जिनको बहुत हिफाजत में रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में इंडिया भी रॉ भी ऑपरेट कर रही है और रॉ को पता नहीं क्यों नहीं हम फुटप्रिंट देखते या ढूंढते, जिस तरह का हादसा पिशावर में सानिया हुआ है उसमें हम एकदम खुदकुश हमलावर किधर से आया, किधर से गया, किधर से आया, किधर से गया, ऊपर से आया, छत पे था कि नीचे था, लग जाते हैं। वो हमें जो दूर जाते हुए नक्शे पा है उनको देखना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी इत्तेज़ार साहब। इट इज़ आप हमेशा जितनी पेचीदा मसाइल को बड़े सादा और बड़े पॉजिटिव अंदाज से आप हमें कि वेरी मच वक्त की दीवार सामने आ जाती है, वरना रोकने को जी तो नहीं चाहता। बड़ी साहब भाई अभी क्या है कैसा, मैं थोड़ा सा एक गुजारिश, इत्तेज़ार अहसन साहब एक शर्त रखते हैं, बज़ाहिर वो फरमाते हैं एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी देते हैं, तो फिर ये मुल्क में जंगल भी नहीं है, ये तो सारा पाकिस्तान उल्टा पुल्टा दिया तो इसे देखेगा कौन। अब इत्तेज़ार साहब कहते हैं ख्वाजा आसफ की पिटीशन है और इनकी हैसियत सिफर है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल ही बरक्स है। A to Z पंजाब तब्दील कर दिया गया। इत्तेज़ार साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है, आइन ये कहता है कि केयर टेकर निज़ाम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो कैसे ऐसे में क्या अंधेरा ही अंधेरा है। मैं सॉरी रोक रहा हूँ आपको, ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। और फिर ये गालिबा मरीम नवाज साहबा ने फरमाया कि PDM की हुकूमत 28 नवंबर को आई थी, आप जानते हैं एक बड़ी अहम तैनाती हुई थी, तो क्या इससे पहले हुकूमत नहीं थी, और उसके बाद जब हुकूमत मिली तो फिर क्या हुआ, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक तो मेरे ख्याल में ये मैं जो देख रहा था, ये गालिबा मरीम साहबा ने फरमाया है कि हमारी जो हुकूमत है वो 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। 28 नवंबर को आप जानते हैं साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट हुई थी। हालांकि हुकूमत तो उसी मैं पहले सुनवा देता हूँ उन्होंने क्या फरमाया है। जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। जी बड़ी साहब। अच्छा काई साहब, आप साहिब इल्म है, अगर लाडले के सर पे मौजूद होते बकौल मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के, फिर 3 अप्रैल ना होता, रात को अदालत ना लगती, प्रिजन वैन ना आती। ये मौसम कश कुछ लोग होते हैं, बड़े बदकिस्मत हैं। एजाजुल हक ने कहा गाड़ी में बैठ के गए, वो अल्लाह के बंदो अदारों को क्यों तुम मुतनाज़ा बना रहे हो। पहले आप उसी हिसाब से इस्तीफ़े मांगती थी, उसी हिसाब से मलक अहमद खान साहब गया, उसी हिसाब से आप लोगों ने मामला तय वोट दिए एन ब्लॉक। आपने कह रही हैं कि 28 के बाद आया तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर नून लीग ने क्यों वोट दिए फिर बाजवा साहब को। मेरी सिंपल एक रॉकेट साइंस है भाई, अगर वो इन पे जुल्म और सितम कर सके, अगर ना होता 28 अप्रैल के बातें कर रही हैं तो आप लंदन ना जाती, आपके वाला सब ना जाते। हाँ, अगर आपको अब सरकारी अफसरान
ज़ाती मुलाजमों के रूप में चाहिए तो आपकी फिर मर्जी है। वो काफ़ी आपके पास लाट है, छोटे छोटे मोटे मोटे। छोटू गैंग होता था ना एक हासलपुर में, एक आजकल लाहौर में भी है, ये बड़े एक्टिव हैं आजकल। तो काजी साहब जब सरकारी अफसरान आइन और काइन के मुताबिक हुक्मरानों की गुलामी के लिए ज़्यादती करें, अब मुझे बताया ये मरियम नवाज साहबा 28 नवंबर इन्होंने, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई उसमें क्या हुआ था। अच्छा, एक कुछ और मैं आपको बातें सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने इस बड़े शानदार उस कन्वेंशन में की, वर्कर्स कन्वेंशन में। साफियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफत के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है, उन हकायक को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। मैं 1000% इस बात पे करता हूँ, इस पे मैं इनके साथ एग्री, बिल्कुल एक्सपोज करें जो झूठ बोलता है। मगर हुजूर ये बदरिया लित्र जो एक्सपोज करना है वो केड़ा एक्सपोज होता है? सर काजी साहब, यू पिक देम अप, यू अरेस्ट देम अपनी गवर्नमेंट में, तो ये एक्सपोज करना है। एक तो गुजारिश ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बेहतर होती कि ये सहाफत बता देती कौन कौन पाकिस्तान में साफ़ी है, कौन कौन नहीं है, और सहाफत का मेरिट क्या है। क्या नून लीग से वजारतें लेना, क्या इनका एडवाइज़र बनना, क्या इनसे ठेके लेना, क्या इनसे पैसे लेना, या पीपल्स पार्टी से या PTI से। सहाफत ये कहती किसको है? ARY का क्या कसूर है? क्या उन्होंने इनका किच किया? इनकी भरपूर कवरेज होती रही। एज फॉर एज नहीं, इनकी नज़र में साफ़ी है कौन? मुझे साफ़ी की डेफिनेशन आज करके दे। सिर्फ एक बात कर, क्या साफ़ी जाके ताकतवरों के और सियासतदानों के पांव चटे कि मुझे ये ओहदा ले दो, मैं तुम्हारे कहने पे कत्ल करा दूंगा, झूठे पर्चे दे दूंगा, मुकाबला करा दूंगा, मंशियात डाल दूंगा? क्या करे साफ़ी? साफ़ी से ये साफ़ी से मुराद क्या है? कैसे मुझे साफ़ी की तशरीह साहब एक बुजुर्ग सन कि जदों कोई बंदा होए और तुहाडे कोलों पैसे ना फड़े तो अपना नहीं समझना। मैं उनका नाम नहीं लेता, छड़े भी तो एवं मुझे बात याद, उन्होंने ऑफर किया, नहीं छोड़े ना मेरी बात। नहीं, मैं ये कहता हूं कि पैसे ले दिस स्टेट में जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी आजाद इंडिपेंडेंट राय को अपने इनके ताबे करे। मुझे सहाफत की पहले तशरीह करें, मैं भी अपनी इस्लाह करूँ ना। मैं ये कहता हूँ कि 100% नहीं 1000% उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, एज फार एज व्हाट शी सेड। जमीन पे क्या हो रहा है? पीछे लगाना गाड़ियां, फिर लिस्टें बनाना, और जो लिस्टें बना रहे हैं उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये हमेशा के लिए हुकूमत नहीं है। जाती दुश्मनी ना डाले किसी से, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे लाख रुपए में जो है वो जो हो सकता है सबको पता है। सो प्लीज डोंट गो बियॉन्ड द लीगल लिमिट्स एंड डोंट पुश द पीपल कि वो उसको पर्सनल वेंडेटा समझ के आपके साथ जब उनको मौका मिले तो वो सीधे हो जाए। देखिए काजी साहब, जो क्योंकि आप भी कानून को आप पे तनकीद करे कि आप उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दोगे, क्या उसका पुलिस मुकाबला जाली करा दोगे, बाहर ही आ जाएंगे ना, 4-5 लित्र खा के बाहर आ जाएंगे, बच्चे मरवा दोगे। हाँ। क्या करोगे? हाँ। यही कर रहे हो ना लाहौर में जो छोटू गैंग और मोटू गैंग। मैं जो कह रहा हूं कि जो आलाकार है उन्हें यह पता होना चाहिए कि ये सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे दोस्त का जो वजीर दाखिला हैं, कि आपने यहीं रहना है आपके। मैं नहीं कह रहा, उनको कोट कर रहा हूं, मगर उन्होंने बिल्कुल हकीकत बयान की है। डोंट मेक इट अ पर्सनल वेंडेटा फॉर 4 टके एंड 4 टके की पोस्टिंग ना करें ऐसे, क्योंकि लोग इतने बेगैरत नहीं होते कि वो अपने ऊपर लगे हुए नाजायज जख्मों का हिसाब किसी तरीके से भी ना ले सके। जी भट्टी साहब बात करें। देखें, सहाफत को स्याह दौर बना दिया गया, नहायत इतराफ। हाँ, अगर हमने करप्शन की, अख्तियार से तजावज़ किया, यकीनन कार्रवाई करो। रात को आपने इमरान और रियाद उठा लिया, एक आपने अर्शरी बना लिए, 4 साफी और हैं, आज आपका पीछा कर रहे थे, कल को एक और बंदे को मुझे गोली मारे है, मेरे तो ये जिम्मेदार है। मैंने तो आज आर्मी चीफ को लिख के भेजा है और चीफ जस्टिस साहब को भी लिख के भेजा बंदों के नाम, मेरे मुल्ज़म ये होंगे। दूसरा ये जरा कुछ सुनवाना चाहता हूँ आपको। आप
आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन, ईसीपी सुन लो, ईसीपी जवाब दो। एक डेकोरेशन पीस के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रख के ये नाटक रचाना था। मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, ये अक्टूबर नवंबर तक आपकी मुद्दत है, उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो आवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करें। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीबी के सामने धरना देंगे। पंजाब की अफसरशाही को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आपके नाम पता है, हम लिस्टें बना चुके हैं और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। हम अंदाजा लगाएं, ऐसा नाम पता है, लिस्टें बना चुके हैं जी, आपके बच्चों ने यहाँ रहना है। अब ये सहाफत है, ये सियासत है, काबे किस मुंह से जाओगे यार? तुम कुछ सियासतदान काई साहब और कुछ अफसर, मैं नहीं कह रहा अच्छे अफसर हैं, इतने बेज़मीरे साबित हुए हैं, इतने की इंतहा हुए हैं, वो अपने छोटा आदमी किसी बड़ी जगह पे चले जाए ना, बहुत जल्द एक्सपोज हो जाता है। लेकिन हमारी गुजारिश है, धमकियों का सिलसिला रोके। हम सिर्फ ये एयर भाई है, ये कोई साफी है ना, हम कानून से बाला है ना अखलाकियात से बाला है। आप सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन हुकूमत को आइन की तरह चलाएं, इस तरह ना चलाएं जिस तरह जो है वो अल कपून अपनी माफिया ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, और ना इसके लाश की तरफ जाएं, क्योंकि फिर आग लगाएं तो अपने दामन भी जलते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, उसके बाद बात करेंगे पेशावर सानिया को गलत रंग दे के इस मुल्क के इदारों पर कौन हमला कर रहा है और ये आग कौन लगा रहा है। इसके साथ IMF क्या करने जा रहा है और जो मैशत की खौफनाक खबर है, अल्लाह ताला उससे हमें बचाए, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और नाज़रीन, माया नाज मैशदान हमेशा वक्त हमें देते हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, नस्ट के प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैं एक एडिटर्स पिक है, इसमें एडिटर्स पिक्स जो है उसके नाम से है इसमें बिजनेस रिकॉर्डर में, उसकी मैं सिर्फ हेडलाइन से सवाल अपना फ्रेम करूँगा। पाकिस्तान मूव्स टुवर्ड डील और डिफॉल्ट एंड गेम। साथ वो लिखता है कि कोई 3 हफ्ते के हमारे पास हैं, जो गुफ्तगू हो रही है हमारी IMF और वर्ल्ड बैंक से, हो क्लोज, कितनी करीब है उस डील के जो हमें इस तबाही से बचा सके? देखिए, अभी मुश्किलात तो है, IMF के साथ मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जो है इसके मराहिल से गुजरना है और इसमें बहुत सारे टैक्स मेजर्स भी लेने हैं। बिजली की कीमत बढ़ानी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी क्योंकि हमने जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी बढ़ाना है। तो अभी तो बढ़ाने का बड़ा अभी रोल बाकी है अभी। और आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट भी कोई 27.6 से 27.8% पे आ गया है ओवरऑल जनवरी के महीने में। और ये जो इकलामात हमने किए हैं एक्सचेंज रेट के हवाले से या अभी और भी जो चीज़ें IMF के से जब बातचीत तय होगी तो इसके जब मार्केट में इसके असरात पड़ेंगे तो ये इन्फ्लेशन रेट तो मेरा अपना ख्याल है कि 35-36% पे चला जाएगा। और ये क़यामत होगा पाकिस्तानी कौम के लिए, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए और इवन मिडिल इनकम लोगों के लिए बड़ी तबाही होगी। दूसरी चीज़ ये है, इस पर एक अनसर्टनिटी भी उन्होंने डाल दिया है और उसके कुछ ज़िम्मेदार हम भी हैं कि अगर ये एग्रीमेंट फर्ज कर लेके अभी हो जाता है, फिर ये बोर्ड में लेके जाएंगे। अब इन्हें ये नहीं पता है कि 2 सूबों में जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो वहाँ पर तो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना है। तो 2 जो सूबे में अगर इलेक्शन हुआ, फ़र्ज कर लें कि वहाँ पर अपोजिशन के लोग अगर आ जाते हैं हुकूमत में, तो ये जो इनके साथ एग्रीमेंट होगा
वो अपोजिशन की जो हुकूमत अगर 2 सूबों में आ गई है तो वो तो कहेंगे कि हम तो नहीं मानते, आपने जो उनके साथ किए हैं हम उसके साथ आपके साथ नहीं है। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। जब भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी आप अपोजिशन के जो लीडर हैं उनसे भी आप उनके भी कंसेंसस लें, उसके भी साइन वाइन करवाएं। तो अब आप बताएं कि इस मार धाड़ के माहौल में वो कैसे अपोजिशन वाले साइन वाइन करेंगे। तो अभी इस मुज़ाकरात में अनसर्टेनिटी के बादल ज़्यादा हैं। वो भी देखते हैं, अल्लाह से दुआ करें कि ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अच्छा खान साहब, एक बात और, कल हफीज़ पाशा साहब ने हल्का सा इशारा किया था कि वो कंसेंसस मांग रहे हैं, गोया अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड करें, उससे साइन करवाएं। एक बात ये, और दूसरा ये कि एसेट्स मांग रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के। ये दोनों कंडीशंस मीट होना, क्या ये पहले तो बात, ये कंडीशंस हैं, अगर हैं तो क्या कहाँ तक मीट हो पाएंगी? देखिए, मैं तो उस मुज़ाकरात में नहीं बैठ रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें बाहर आई है अखबारात की हद तक में, तो उसके हवाले से ही हम बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि वो अपोजिशन के जो लीडर है उनका भी ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यही है कि इससे पिछले भी जब पिछली हुकूमत थी तो IMF ने वो गालिबन फरवरी के महीने में जब आए थे मुज़ाकरात करने के लिए, तो उसमें ये था कि सूबाई हुकूमतें कितना सरप्लस देंगी। 1% ऑफ GDP वर्थ ऑफ सरप्लस सूबों ने देना था। आई बिलीव तस्वीर फ्रीज हो गई है, बड़ी दिलचस्प। हमें दोबारा हम रब्ता बड़ी साहब उनसे करते हैं। 2 सवाल मैंने उनके सामने रखे थे कि पॉलिटिकल कंसेंसस करने के लिए तो खान साहब को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, अगर उन्होंने ये कंडीशन रख दी है तो। पॉलिटिकल कंसेंसस करने के लिए तो खान साहब खुद कह रहे हैं मुझे कत्ल करवाया जा रहा था कि काई साहब जाने दें। क्यों क्या बातें हो रही हैं? नहीं, वो कह रहे हैं, मैं खुदा ना खास्ता आप नहीं कह रहे। दूसरी डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल हुआ जी, प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। जी, मैं ये कह रहा कि अब वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हुकूमत अगर वहाँ पर किसी और पार्टी की आ गई जो अभी नहीं है, जो अग्रीमेंट कर रही है, उनकी हुकूमत तो वहाँ नहीं है। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है दोनों सूबों में। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के जाने के बाद जो हुकूमत आएगी, क्या वो हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी जो अग्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपोजिशन के जो लीडर हैं उनसे भी दस्तखत करवाएंगे ये। तो अब देखिए इस माहौल में, इस अफरा तफरी के माहौल में कौन जाएगा बातचीत करने के लिए अपोजिशन के लोगों से कि जी आप आए और इसमें साइन करें पाकिस्तान की। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं। दूसरा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो सरकारी ग्रेड 22 से होते हैं, 50+ प्लाट ले लेते हैं, अगर वो सारे अपने असासाजात इनकम बता दें तो इसमें कौन सी बुरी बात है अगर उसका रिज़्क़े हलाल है। ये ब्यूरोक्रेटों को या तमाम सरकारी अफसरान को असासे शो करने चाहिए। डू यू थिंक ये गलत उनकी डिमांड है? मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हम सब पे तो ये पाबंदी है कि हमें अपने जो काम है वो ईमानदारी से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी नई, क्योंकि एक नई डायमेंशन आई है इंडिया की, हम देखते हैं कि जो डिमीनर होता है, जब हम देखते हैं बड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसा भी इल्म है कि उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। आज जब मैंने IMF के लोगों के चेहरे देखे और सामने इसहाक डार साहब को और एक हमारी वो पाशा बहन बैठी थी, हफीज पाशा साहब की अहलिया, तो इतने स्टर्न फेसेस थे IMF के लोगों के, अगर आप देखें उसको जाके तो यूं देख रहे थे एज इफ दे आर फ्राउनिंग एंड लुकिंग डाउन अपॉन अस, और हम यही कर रहे थे। माफी चाहता हूं, पंजाबी का एक लफ्ज़ मुनव्वर ज़रीफ ने कभी इस्तेमाल किया था। तो मुझे इस तरह लगता है इट्स नॉट, दे आर नॉट कंफर्टेबल एंड दे आर नॉट हैप्पी रिपोर्टेडली विद इसहाक डार साहब। प्लीज, मेरा सवाल लंबा था, माफी चाहता हूँ जी। देखिए, अब ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैंने वो तस्वीरें भी नहीं देखी हैं क्योंकि मैं ज़रा टेलीविज़न से ज़रा दूर ही रहता हूँ ब्लड प्रेशर अपना ठीक रखने के लिए, क्योंकि खैर की खबर तो कोई आती नहीं है। तो इसलिए जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो अपने ब्लड प्रेशर को क्यों ऊपर नीचे करूँ, ये मैंने इसीलिए दूर रखा है अपने आप को। लेकिन ये तो ज़रूर करता हूँ कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। मैं प्रीवी तो नहीं हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं देखूँ, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें कि हम तो बहुत ही वीक विकेट पे है ना। ये इसको कोई मैं निगोशिएशन नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो वन साइडेड निगोशिएशन है। जो IMF कहेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। यानी कि जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि IMF को 34 साल लगे हमें इस हालत पे पहुंचाने में कि आज वो कितने खुश होंगे कि आज मैंने 225 मिलियन
वाले एक न्यूक्लियर मिसाइल पावर के उनके जो वज़रा हैं, आज उनके चेहरों को देख रहा हो, कितने वो डरे डरे सहमे सहमे हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, वो इसाक डार साहब IMF से ज़्यादा डिपेंड करें कि मुहैयर हजरात है वो अरबों रुपए इकट्ठे करें, क्या मुहैयर हजरात से चंदे से मुल्क चलाया जा सकता है, या इसकी इकॉनमी बेहतर करनी होगी, टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होगी? देखिए, बात यह है कि हमें किस चीज़ की मार पड़ रही है। हमारे पास डॉलर नहीं है ना, तो आप डॉलर अर्न करें ना, डॉलर अर्न करने की तरफ तवज्जो दें। रुपए तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसके जो भी असरात होंगे वो बात देखी जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम रुपए तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डॉलर तो हम प्रिंट तो नहीं कर सकते। तो असल ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने डॉलर की अर्निंग को बढ़ाएं। वो दो तरीके से होते हैं, या तो मैं अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाऊं। जब मैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करूंगा तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मुल्क में, उसकी तरफ हमें देखने होंगे। अगर हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट बोरोइंग बढ़ा हुआ होगा इंडस्ट्री का, उसके यूटिलिटी के कॉस्ट भी बढ़े हुए होंगे इंडस्ट्रीज के, उस पर टैक्सों के बोझ भी पड़े हुए होंगे इंडस्ट्री के, और फिर इतना प्रेशर पड़ेगा कि हम कहेंगे इनकी तरफ वेजेस भी बढ़ाओ वर्कर के। तो हम तो हर वो काम कर रहे हैं जो जिससे इंडस्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव ना हो इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब ये तो चैलेंज का है हमारे लिए कि हमें डॉलर कमाना है, वो एक्सपोर्ट के जरिए से कर सकते हैं, या हम अपने पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जरा हुंडी हवाले के बजाय आप नॉर्मल जो बैंकिंग चैनल है इससे भेजें। तो उसके लिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस भी हमारे हुकूमत वक्त पर होना चाहिए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और भी दुनिया के हवाले से भी एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है और फिर प्रोटेक्शनिज्म का ज़माना जैसे वापस आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, ग्लोबलाइजेशन तो रोल बैक करना बड़ी मुश्किल है लेकिन चलती भी नज़र नहीं आती, एक दूसरे मुल्कों में बेरोज़गारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो ये कितना इफेक्ट कर रही है हमें, और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत, हम एक दुनिया के वर्ल्ड कम्युनिटी में रहते हैं, हम आइसोलेशन में तो ही नहीं रहते हैं। अभी जैसे अमेरिका में उनके डेट क्राइसिस हुआ है काफ़ी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ाया हुआ है। अगर अमेरिकन अपने इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाते हैं तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है, और हम जैसे मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा डेट क्राइसिस में दाखिल हो जाते हैं, तो हमारे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उसके असरात पड़ते हैं। तो उनकी जिससे वो अपने आप को बचा रहे हैं, वो जब बचाने के लिए इक़दाम करते हैं तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट सारी दुनिया की इकानमी पे पड़ता है। इस वक्त उनका एक्सचेंज रेट जब अप्रिशिएट होगा तो बाकी जापान के और दुनिया के बाकी करेंसीज को नीचे चले जाएंगे, हमारी भी करेंसीज नीचे चली जाएगी, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होगा। तो एक तरीके से इस वक्त जो है, अगर अमेरिका में मुसीबत है तो सारी दुनिया में मुसीबत है, और इस वक्त अमेरिका जो है एक क्राइसिस में तो पहुंचा हुआ है, तो इसलिए सारी दुनिया में ये क्राइसिस है। और फिर हम पे एक ये है कि ऐसे दुनिया के क्राइसिस में रहते हुए भी हम कोई पॉलिसीज नहीं ले सकते। पॉलिसीज हम वही IMF की दी हुई पॉलिसीज है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम तो पॉलिसी बनाने में भी आज़ाद नहीं रहे ना। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, बैंकों के हवाले से बिलावजह के शुबात हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक दो जगह मैं गया तो पीपल वर वरीड अबाउट देयर एसेट्स इन बैंक्स, तो वो तो मेरे ख्याल में एक कानून है, वो तो महफूज ही होंगे इंशाल्लाह। नहीं, पाकिस्तान के बैंकों पे तो कोई ऐसे इसका इशू नहीं है। वैसे ही लोगों ने घबराए हुए हैं, परेशान हाल हैं, तो वो कहते हैं कि पता नहीं डिपॉजिट, भाई रुपए के डिपॉजिट को फ्रीज करके क्या मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, मगर रोकना आपको अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। एक वक्त आ जाता है सामने नाज़रीन, वक्त मुझे शार्प एंडिंग करनी है। ये मसला लोगों में, अफराद में नहीं है, किसी की पकड़ धकड़ में नहीं है। इन मसाइल को देखें, अगर यकीन नहीं आता तो श्रीलंका की फुटेज निकाल के देख लें, वो ठीक करें, ये बाकी कोई इशू नहीं है। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे, बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते आज़ादी।